बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लगता कुछ ऐसे है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान कुछ महाजराई का सिलसिला, नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जब डिबेट होती है कि पार्लियामान सुप्रीम है या फिर अदलिया सुप्रीम है, लेकिन जब अदलिया की जानिब से फैसले सामने आते हैं, कुछ रिमार्क सामने आते हैं, तो हुकूमती वुज़रा, अहम ओहदों पर बैठे हुए वुज़रा, वो ये कहते हैं कि जजेस के रिमार्क से तकलीफ होती है, उनको कुछ तकलीफ पहुंचती है। और पैमरा भी कुछ ऐसे कदगन लगाने की कोशिश करता है, ऐसे नोटिस भी भेज देता है जिससे ये कहा जाता है कि जो कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई है उसको उस तरह से बराए रास्त नशर ना किया जाए। हम कुछ बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो पिछले दिनों अहमद फरहाद लापता केस में जस्टिस कियानी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स थे, उस पर अच्छी खासी खलबली भी मच गई। आजम नज़ीर तारिर साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के जरिए पास कर दिया जाए। अदलिया की जानिब से जब हमने देखा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अगर फैसला आता है तो हुकूमत दोबारा से चढ़ाई करने की कोशिश करती है। बहुत सारे जुल्म और जबर का सिलसिला भी एकदम से शुरू भी हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं गंडापुर साहब की। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि कुछ बड़ी अहम जो है बातचीत होने जा रही है, उसमें कुछ पेशरफ्त भी होगी। आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे रेडिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं। वो हमारी एक बात उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब बात में अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहां पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। अगले आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम हो सकते हैं, और बड़े अहम अगर फैसले अदालतों से आते हैं तो फिर कुछ लगेगा कि हुकूमत ने वाकई फैसला कर लिया है कि जजेस के जो फैसले हैं या जुडिशरी के साथ किस तरह से निपटने की कोशिश की जाएगी, या कुछ आईनी तरमीम की तैयारियां भी हो रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के बिल्स भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर भी सामने आई कि ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल्स जो हैं, उनका एक केपी में बार काउंसिल में इजलास हुआ, जिसमें उनका कहना था कि आर्टिकल 175A में तब्दीली की जाए, उस तरमीम को 18वीं तरमीम से पहले की हैसियत पे बहाल किया जाए, जिसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट का शफाफियत का तरीकाकार है उसको वजह किया जाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर ये मामला जाता है तो वहाँ अकरबा परवरी दिखाई दी जाती है। पसंद और नापसंद के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, फेलो जजेस को सामने लाया जाता है, और उससे लोगों में अदलिया की साख पर असर पड़ रहा है और उस पर लोगों का एतमाद भी उठ रहा है। साथ में यह भी कहा जा रहा है उसमें कि 209 आर्टिकल में तरमीम की जाए और जो जजेस के असासे हैं उनको डिक्लेयर किया जाए, ताकि पाकिस्तान के आम पब्लिक भी उसको देख सके। इस तरह की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। कुछ इंटरेस्टिंग एक खबर हमारी नज़र से गुजरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अफसरान को 3 बुनियादी एजाज़िये देने का फैसला किया है, और जिसमें उनका ये कहना है कि अफसरान ने बड़ी खदमात सर अंजाम दी तो उनको 3 बुनियादी तनख्वाहें दी जाएंगी। बड़ा दिलचस्प इस हवाले से तज्जिया भी हो सकता है, सवाल भी उठाए जा सकते हैं कि क्या जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तनकीद की जा रही है, जो मुख्तलिफ इल्ज़ाम है कि जो फॉर्म 45 से फॉर्म 47 तक रद्दबदल किया गया है, ये मामला कहाँ जाएगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशूज़ पे बात करेंगे। जजेस की अपॉइंटमेंट, तरीक़ाकार, आइन सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, कुछ सदारती इमरजेंसी लगने जा रही है, कुछ ऐसी तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ मार्शल लॉ की अगर खबरें ऐसी हम सुनते हैं, मफरूज़ों पे बनी खबरें, इसमें कितनी हकीकत है। आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे, मुख्तलिफ इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, सीनियर कानूनदान है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। एतजाज़ एहसन साहब, आप सबसे पहले तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जी PTI के साथ बातचीत होनी चाहिए। एक ग्रुप कहता है कि बात होनी चाहिए, दूसरी जानिब से कुछ हमले ऐसे करवा दिए जाते हैं, कभी उनका दफ्तर तोड़ दिया गया। रिसेंटली रऊफ हसन साहब पे भी बड़ा बुज़दिलाना किस्म का कातिलाना हमला किया गया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो कोई नए उनके दुश्मन पैदा हो गए, ख्वाजा सराओं के रूप में भी सामने आ गए क्या? रऊफ हसन के साथ तो जो हुआ है वो तो तसव्वुर मानता नहीं है कि ऐसा भी कर सकते हैं। और जाहिर है कि ये ख्वाजा सराओं में क्या उसको क्यों उसको करना था, कोई मोटिव नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये अगर बज़ाहिर उस वीडियो में फ़ौजी बूट पहने हुए भी हों, फिर उस वीडियो को लेने के लिए
उस वीडियो को बाकायदा फ्रेम करके, जिस तरह को पहले से खड़ा हुआ है, जो जानता है कि ये झगड़ा होने लगा है, वो फ्रेम करके उस मौके पे पहले से फ्रेम चलता ही इस तरह है कि वो उसमें वो आता है, ये इनके साथ वो जो पहला एक आता है, बिल्कुल एक हमलावर है, फिर एक चादर ओढ़ के आता है, फिर एक सादा कपड़ों में मलबूस सिर्फ वीडियो कैमरे से ऐसे ऐसे शूट कर रहे हैं सब। हाँ, वो वीडियो का कैमरा ले रहा है, वीडियो ले रहा है। ये किस तरह के, ये सादे कपड़े में मलबूस लोगों को पता था कि यहाँ ये हमला करेंगे, या कोई वो होंगे ख्वाजा सरा बेचारे वह बुनियादी तौर पे बड़े पुरअमन लोग हैं। जी जी, बहुत पुरअमन लोग हैं। कभी कभी कोई उनमें कोई वाकया हो जाता है, पर जितना उनकी आबादी है या हमारी, हम बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज्ड हैं जो, और वो तो बहुत सुलझू लोग हैं, कोई इस किस्म के काम करने वाले नहीं हैं। और फिर रऊफ के साथ क्या उनका तकाजा, उसी अगले दिन उसके वो आप एक जमात का, उसकी जमात का पूरा सेंट्रल ऑफिस पे ही कब्जा कर लेते हैं और गिरा देते हैं बिल्डिंग। तजावज़ क्या कि ना पहले नोटिस दिया ना कुछ किया, और ये तो टारगेटेड ऑपरेशंस हैं, ये टारगेटेड है, और इनमें सोचे समझे मंसूबे के तहत ये बना किए गए। ये सोचे समझे मंसूबे के तहत आप कह रहे हैं किया, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब से सर एक सवाल होता है कि अभी तक वो लोग पहचाने क्यों नहीं जा सके, जियो फेंसिंग नहीं हो सकी। शेख रशीद साहब कहते हैं 9 मई के बाद हमला होता है तो अगले दिन 10,000 लोग जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार हो जाते हैं। तो यहाँ 4 ख्वाजा सरा अभी तक इस्लामाबाद की पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी। राना सनाउल्लाह कहते हैं उन्होंने मेकअप बहुत ज़्यादा किया था, इस वजह से वो पकड़े नहीं जा सके। ये जो हम तौजीहात इस वक्त सुना रहे हैं या बता भी रहे हैं, तो इसका मतलब मकसद क्या है कि सियासी जमात को इस हद तक डराया या खौफाया जा रहा है कि बस पीछे हट जाएं, मामला कहीं और चले गए? लगता आपको कुछ ऐसा है? नहीं, ये जो जजेस ने लिखा है वो इसी किस्म की बातें लिखी है ना, 6 जो जजेस ने अपने खत में, और यही कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं चीफ मुख्तलिफ हाई कोर्ट से फुल कोर्ट्स की, जो फुल कोर्ट मीटिंग में लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट भेजी है, जी। उसमें भी इसी किस्म के खौफनाक किस्से और वारदातें और धमकियां हैं। बाकी दीगर जो अदालतें हैं उनकी तरफ से भी जो रिपोर्ट्स जब मांगी हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने, तो वो जो रिपोर्ट्स आ गई हैं और फुल कोर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं। अब ये सारे जजेस तो झूठ नहीं बोल रहे। जी आपने चंद को कह सकते हैं, पहले ही 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो कहते हैं ये असल में रवायत बनी हुई है, कि इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ कह ही नहीं सकते। इनको इम्यूनिटी भी है, इम्प्यूनिटी भी है। इम्प्यूनिटी से मतलब है कि इनको एक इजाज़त है, खुली इजाज़त, लाइसेंस है कि जो कुछ मर्जी करे, और इम्यूनिटी ये है कि उसके बाद उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई उनके कानून के दायरे में नहीं ला सकता, वो इम्यून है। अब ये इम्प्यूनिटी और इम्यूनिटी रही है इस मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं। और ये तो बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ ने कहा था कि 70 साल से हम इंटरफियर करते रहे, अब नहीं करेंगे, लेकिन वो बदस्तूर कर रहे हैं। और ये तो बड़ा ही मतलब मंसूबा बनाने वाले की देखो ना, कि वो ख्वाजा सराओं के जरिए ब्लेड लगा के, ब्लेड अगर उसको यहाँ गर्दन पे लग जाता तो उसको ब्लीडिंग ही इतनी होती कि उसको रोका ही नहीं जा सकता था। बिल्कुल। इट इज एन अटेम्प्टेड मर्डर। तो टारगेटेड कोशिशें आप कह रहे हैं कि हो रही हैं। सर ये जो अभी आपने जजेस का टारगेटेड कोशिशें, और जो अभी आपने 6 जजेस का, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा। जी फरमाइएगा, कंटिन्यू करें। जजेस का तो आसमां बहुत बड़ा इम्तिहान है, और खासकर सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, और दो वो 5 जजेस जो हाई कोर्ट के 5 चीफ जस्टिस हैं। असल ये सलीब जो है ये कंधे पे है काजी फैज़ ईसा की। हाउ डज ही स्टैंड विद हिज जजेस? अब वो शेपर्ड है, वो
पैटर फेमिलियस है। पैटर फेमिलियस से मुराद है कि वो एक तरह का इस सारी फैमिली का बड़ा है, पैटर फादर है, और ये जजेस की फैमिली का वो काजी फैज ईसा, उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अब किस कदर स्टैंड लेते हैं, ये सारा तारीख इस पे बनेगी। ये काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंधों पे ये सारा बोझ है। और जजेस में एक यकजहती की बहुत जरूरत है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने तो 3-4 जजेस को सिंगल आउट किया हुआ है इस वक्त। मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, जी, और वो अपने अतर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जज साहब, और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनको तो टारगेट इन्होंने किया हुआ है। और जस्टिस जहांगीरी बिल्कुल, उन्होंने कहा हम तो कैद हो गए हैं, हमारी एक एक चीज मॉनिटर होती है, हम तो जज इज्जत बनने के लिए बनते हैं, तो यहाँ तो मामला ही कुछ और है। नहीं, जहांगीरी इज वेरी स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट जज, और बड़ा उस पे इस तरह का, उनको मैं जानता हूँ काफी अच्छे से, और वो बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही फेयर। आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी काजी फाइज ईसा के कंधों पे है, वो इस वक्त सरबराह हैं जुडिशरी के। तो लोग बहुत सारे एतराज़ करते हैं सर, वो कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन कमीशन जो है निशान पे पाबंदी लगा देती है, पीटीआई पे पाबंदी लगाती है, अगले दिन केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और काजी फाइज ईसा साहब बल्ले का निशान वापस ले लेते हैं, उस केस को सुनते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों वाले केस लगे रहे, वो नहीं उन्होंने सुना। मिलिट्री कोर्ट्स का केस वो नहीं सुनने से आ रही है, उन पर भी बहुत सारे एतराज़ात इस वक्त हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं बल्ले वाला केस तो फौरन सुन लिया था, इन केसेस को वो क्यों नहीं सुनते? तो आपको लग रहा है कि वो भी कुछ किनारा कशी इख्तियार करते हैं? क्योंकि रिसेंटली जब 6 जजेस का मामला आया, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में तो मुदाखलत नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कहीं भी, और ये सोशल मीडिया ने ज्यादा इस चीज को उछाला। हाँ, नहीं, वो उन्होंने कहा कि नॉट अंडर माय वॉच, नहीं हुआ, अब हो गया है। अब जो लेटेस्ट धमकी आई है बाबर सत्तार साहब को, जी, या जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को आई है, अब वो ये हो गया है उनकी अपनी वॉच में। अब क्या करते हैं आप देखने की बात है। आप तो छुट्टी पे चले गए, इतना क्राइसिस आपकी जुडिशरी पे आया हुआ है, और आपके लिए अगर आप छुट्टी पे चले जाएं तो जिन लोगों ने ये वारदातें की हुई हैं उनके लिए आसानी होती है कि उनको टाइम मिल जाता है टू मनूवर, टू पुट प्रेशर अगेन, और वो अपना काम दिखा देते हैं। और ये इनकी कोशिश है कि टाइम जितना मिले उतना और क्रिटिकल जजेस पे दबाव डालें, पर जजेस को अब खैबर से कराची तक एक हो जाना पड़े, और ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ओके, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। इतना बड़ा इम्तिहान ये जुडिशरी के लिए, ये जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा मार्का है जो उनको सामने खड़ा हो गया है। और ये किया रियासत के ने है, और रियासत से मानी वो अफराद हैं जो रियासत में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिन्हें इस्तिस्ना है सबसे ज्यादा। हाँ, इस्तिस्ना भी है उनको, आइन और कानून के तहत कोई इस्तिस्ना नहीं है, पर एक इस्तिस्ना उन्होंने बना रखा है सिक्योरिटी के ग्राउंड पे कि जी ना कौमी सलामती का मसला है। कौमी सलामती का मसला तो जजेस के लिए भी है, आम शहरी के लिए भी है, हर किसी का मसला है कौमी सलामती। ये हर किसी के दिल के करीब तर है कौमी सलामती। बिल्कुल, पर ये तो कौमी सलामती इजाजत नहीं देती कि आप अदलिया में ही लोगों जजेस को डरा रहे हो, खौफजदा कर रहे हो, उनके रिश्तेदारों को उठा रहे हो। सही। ये कोई, अब इनको भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया बहुत बदल गई है। एक वुकला की तहरीक आई थी, जी सर, आपने लीड किया था उसको, एतमाद दिया जजेस को, और ये अगर करेंगे, ज्यादती होगी अगर, तो वुकला की तहरीक फिर उठेगी, ये मैं आपको बता दूं, फिर उठेगी।
तो आप किसी ऐसी मुकला इस तरह ऐसी अपने तहरीक को ऐसे लीड जजेस करेंगे को, एतजाज बाबर एहसन साहब सत्तार और किसी? जहांगीरी और मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जजेस को, हमारे वो जो बलोचिस्तान से जज हैं बहुत मोतबर है वहाँ जो जिनको मैं कहता हूँ कि वहाँ जो कॉर्नेलियस के कबीले के बैठे हुए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं और इनको बड़ी परेशानी है उनसे। ये मंसूर अली शाह साहब हैं, याया फरीदी साहब जी, जी। हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, मंदो खेल साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं। शायद मतलब मैंने कोई उनके लिए फायरिंग लिस्ट ही ना बना दी हो पर ये तो ये बड़े ब्रिलियंट जजेस हैं। जी जी बिल्कुल। और इनके साथ दूसरे भी जो उनको कुछ जो नए आए हैं उनको कॉन्फिडेंस और एतमाद मिलना चाहिए इन जजेस से। और सबसे ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी कि काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं। बिल्कुल, और ये बात आप बड़ी अहम है। बाकी ये जो बात आप बार बार कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं, और क्योंकि वो इदारे के सरबराह हैं, हेड हैं। सर अभी रिसेंटली ऑल पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं उनका एक अहम इजलास हुआ केपी बार काउंसिल के अंदर। उसमें जो ये वकला थे उन्होंने ये तजावीज़ पेश की कि आर्टिकल 175A में तरमीम करके उसको 18वीं तरमीम से पहले जो उसकी असल हैसियत है उसको बहाल किया जाए, जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तय है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है अपनी मनपसंद अफराद को, अपने मनपसंद जजेस को, जो फेलो जजेस हैं उनको लाया जाता है, तो लोगों का इससे एतमाद उठ रहा है। ये एक तजवीज़ आई कि 175A में तरमीम की जाए और दूसरा 209 में तब्दीली की जाए, तरमीम की जाए कि जो जजेस के एसेट्स हैं, असासे हैं, उनको डिक्लेयर किया जाए तो आम पब्लिक भी इसको जान सके। सर आप इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं? नहीं, एसेट्स तो डिक्लेयर होने चाहिए, एसेट्स तो सबको डिक्लेयर करने चाहिए, कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। कोई जर्नैल हो, कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो जो पब्लिक ऑफिस में आए, सबको डिक्लेयर करने चाहिए और उन पे निगाह रहनी चाहिए, पब्लिक की भी और FBR की भी। अब इसमें जो उनकी तकर्री का जो तरीका है जी जी, उसमें मैं समझता हूँ कि 18वीं जो तरमीम थी, 18वीं तरमीम वो दुरुस्त थी। अच्छा, 18वीं के बाद एक 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को और उस वक्त की गवर्नमेंट को दबा के और मजबूर करके 19वीं तरमीम ली। वरना 18वीं तरमीम बड़ी अच्छी तरमीम थी। उसमें ये अश्योर किया गया था कि अदलिया का भी, एग्जेक्टिव का भी और मुकन्नना का भी, इन तीनों का हो असर और उस फैसले पे कि किसी को जज बनना है कि नहीं बनना। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी एक बाइख्तियार पार्लियामेंट्री कमेटी थी। 19वीं तरमीम ने बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको बेइख्तियार कर दिया और चीफ जस्टिस को ऑल इन ऑल कर दिया। जी जी जी, ये तो इससे तो पीछे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, पर उससे ज्यादा नहीं। उससे पहले तो बिल्कुल ही डिस्क्रेशनरी स्वाबदीदी काम था चीफ जस्टिस का कि जिसको वो चाहे वो बना ले। तो ये एक स्टेप पीछे जाना जरूरी है बिल्कुल। सो अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसे मफरूजों पे मबनी बातें आप इनको कह लें या जो खबरें ऐसी कुछ गर्म हैं कि कहा जा रहा है कि जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाजराई अगले आने वाले चंद दिनों में अगर बढ़ती है तो फिर कोई सदारती इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि कोई मार्शल लॉ भी आ सकता है। ऐसी तजावीज़ आ रही हैं, ऐसी शायद डराने के लिए बातें की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? आज़ाद अदलिया, आज़ाद पार्लियामान, बड़ी सियासी जमातें मैदान में, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये असल में जजेस को एक उसमें खौफ डालने के लिए ये मंतक है कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा। सबसे ज्यादा उसमें जाहिर है नुकसान जजेस का होगा कि वो उनको घर भेज दिया जाएगा।
मार्शल लॉ लगाना कोई आसान बात नहीं है इस वक्त, इस जमाने में आसमा। जी, जी, ये आपको फॉरेन क्रेडिट ही खत्म हो जाए। Exactly. आपके पास अभी अपने मुलाजमीन और अपने अफवाज और अपने दीगर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर या सारे हैं, उनको तनख्वाहें और अदायगियां करने के पैसे नहीं है। आपके पास तकरीबन खत्म हो रहा है। आप तो चला ही रहे अपना जी, बजट जी, true. कर्ज पे है, बिल्कुल कर्ज लेते हैं, IMF उसमें अपना बजट चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो IMF से और IMF के अलावा ADB से, सऊदी अरब से, चीन से बहुत ज्यादा लिया हुआ है हमने, और वो हम, और फिर डोमेस्टिक डेट अपने बैंकों से भी हम खींचते हैं। आप देखो 130 अरब डॉलर फॉरेन डेट है हम पे, और 88 खरब ट्रिलियन जी जी रुपए हम पे अंदरूनी डेट है जो अपने बैंकों से लिया हुआ है। ठीक अब ये तो इस पे तो चल ही नहीं सकता। इतनी ये बड़ा इतने मकरूज है हम कि हम अपनी 4 नस्लों ने जो कमाना है, जो कुछ कमाना है वो खा बैठे। बिल्कुल। तो ऐसा फिर हम जुडिशरी को हजम डराने कर के लिए हो रहा है सर? फिर क्या डराने के लिए ऐसा हो रहा है? ये जुडिशरी को डराने के लिए, पर जजेस आप जानते हैं, देखिए ये एक बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि एक जमाने में अदालतों से ये तवक्को ही नहीं रखी जाती थी। सही। मार्शल लॉ लगा लिया है ज़ियाउल हक ने, बेगम नुसरत भुट्टो केस में उसमें मोहर लगा दिया अदलिया। दुनिया उनको कोसती रही, उनको बुरा भला फौजी अदालतों को कहती रही। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया परवेज मुशर्रफ ने, और जफर अली शाह के केस में उसको जवाज बख्श दिया अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि ये अदालत को भी, ये आइन को भी तरमीम कर सकता परवेज मुशर्रफ। बिल्कुल। आप देखें कितनी इख्तियारात दे दिए। बिल्कुल। इसके बाद जो मोड़ आया है वो लॉयर्स मूवमेंट के बाद, अब जजेस से तवक्कुआत और है। जजेस से तवक्कुआ है कि आप खड़े होंगे, आप फेस करेंगे, आप कहेंगे नहीं हो सकता ठीक। ये नहीं हो सकता। आप इसमें देखें, और मैं आपको बता दूं, ये एक चीज जजेस को अपनी इख्तियार और अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। शेर को जिस तरह अंदाजा नहीं होता अपनी ताकत का, वो आपको प्यार से पंजा यूं लगाता है, सारा जबड़ा ले जाता है। ये जजेस ने सिर्फ लिजिटमाइज या डीलिजिटमाइज करना है। ठीक। उन्होंने कोई जाके और फौजी अदालतों में बैठे हुए कर्नल्स को, मेजर्स को उठा के बाहर नहीं फेंकना। आपने जब कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें, फौजी अदालतें नहीं लग सकती, जी जी, फौजी अदालतें खत्म हो गई, बंद हो गई, फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने जी जी, अपील में सही। ये कर दिया, रियायत दे दी गवर्नमेंट को और फौज को कि आप इन फौजी अदालतों की कार्रवाई जारी रखें, पर आप फैसला नहीं सुनाएंगे। बिल्कुल। अब वहां रुक गया, अब फौज वहां रुक गई, नहीं जा सकती आगे। बिल्कुल। बल्कि उन्होंने दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट में, बेंच के सामने, उन्होंने कहा जी हमारे ट्रायल में कुछ लोग बेगुनाह पाए गए, कुछ को हमने समझा है कि वो सजा उनकी 1 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, इसको 9 मई से 9 मई तक हो चला है, तो उनकी सजा भी पूरी हो गई। तो हमें आप इजाजत दें कि उनके मामले में हम फैसला सुना दें ताकि उनको रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल। जजेस ने मुझे पूछा, मैंने कहा जी मुझे तो कोई इससे इतराज नहीं है, ये 20 आदमी निकालने चाहते हैं, किसी वक्त भी 100 है जो प्रिजनर्स हैं, उनको उनमें से 20 निकल जाते हैं तो सही, अच्छा है, फैमिलीज का और उनका फायदा होगा। तो वो, लेकिन इजाजत सुप्रीम कोर्ट, फौज खुद क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि ये जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट, अगर अपील में जजेस इनको फौजी अदालतों को फिर खिलाफ आइन बता देते हैं
ठीक। कोई फौजी अदालत नहीं लग सकती फिर। नहीं लग सकती। जजेस के पास बेतहाशा ताकत है और वो अगर रियासती निज़ाम और इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले होंगे तो जाहिर बात है फिर मुआशरा भी सर तरक्की करता है। आर्टिकल 19 का जिक्र कर रहे हैं सर, आर्टिकल 19A का, इसका मुस्तकबिल क्या है? यहाँ तो बोलने पे पाबंदी, इजहार राय पे पाबंदी, हत्के इज्जत का नया कानून आ गया, डेफेमेशन जो बिल जो है वो पंजाब असम्बली में लाया गया, गवर्नर साहब के पास गया, उन्होंने वापस उसको भेजा। आप क्या समझते हैं कि क्या हर तरह की कदगन, हर तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की है कि बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं उनकी इज्जत और तकरीम में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से? ये जो हुकूमतें कमज़ोर होती हैं ये उनके तरीके होते हैं, और हमारे यहाँ ये है कि इस वक्त फ़ौज भी उनके साथ खड़ी है कि आप तरमीम करें, और हम पे तनकीद भी अगर हो तो उसको भी आप जुर्म ठहराएं। ठीक। अब ये दोनों की एक कमज़ोरी, इनकी इस्तदलाल की कमज़ोरी, इनके मौक़िफ़ की कमज़ोरी, इनके हुकूमत के जो पूरा बयानिए की कमज़ोरी ये है। अब आप कहते हैं कि जी हमने कानून बना दिया है कि सजाएं होंगी 30 लाख रुपए तक, 3 करोड़ तक हर्जाना मिल सकेगा। नहीं, 30 लाख तक है। 30 लाख से सर वो 3 लाख करोड़ तक भी जाएगा वो जुर्माना। अच्छा, 3 करोड़ तक तो खैर किसी की ज़्यादा ही इज्जत महंगी होगी इनके, तो मुझे तो नहीं नजर आता किसी की इतनी, इनमें से किसी की इज्जत इतनी महंगी है कि वो 30 लाख भी लेने का हकदार हो। पर बहरहाल वो ये बनाया इसलिए जा रहा है ताकि दबाव सिविल सोसाइटी पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल कार्डर्स पे और जो भी मीडिया है उस पे, इन सब पे एक दबाव, एक नया इनको शुरू हो जाए कि एक नया खौफ कि ये बात हमने की तो वो। तो सर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस सारे सीन में? पीपल्स पार्टी ने कहा है, आपके वहाँ हसन मुर्तजा साहब है पंजाब में, उन्होंने कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन बड़ी कोई आवाज़ें नहीं उठ रही। कोई जो पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोग हैं वो इस हवाले से कोई किसी ने बात नहीं की कि किस तरह के काले कवानीन बनाए जा रहे हैं। क्या मतलब साफ छुपते भी नहीं है, सामने भी नहीं आते, और दूसरी जानिब कहते भी हैं कि कभी कि हम असम्बली में जो है या हुकूमत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर कहते हैं जी सोच विचार होगी। तो पीपल्स पार्टी सारे सीन में कहाँ खड़ी है? देखिए, हसन रजा हमारे बड़े मोतबर और सीनियर साथी और एक सीनियर ऑफिस होल्डर है। जी जी। और पंजाब सेंट्रल के मोतबर तरीन ऑफिस होल्डर है। जी जी बिल्कुल। और वो बात वो करते हैं जो पार्टी की एक्चुअली सोच हो, वो उसको बेहतर, मेरे से बेहतर वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और वो उन्होंने कहा है, दुरुस्त कहा है। मैं ये जानता हूँ पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है ऐसे मामलात में इस हुकूमत का साथ देना। एक चीज़ तो हमने की है कि हुकूमत को हमने सहारा देना है। सहारा इसलिए देना है और दिया है कि ये एक ये टॉपल ओवर गवर्नमेंट टॉपल ओवर हर वक्त ही ना होता रहे, और कुछ इस्तेहकाम आए हुक्मरानी में और हुकूमत में। और वो इस्तेहकाम इस तरह आए कि गवर्नमेंट चाहे नवाज शरीफ की हो, पर हम इसको सहारा दिए रखेंगे, इसको हाँ सारा इसको गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। अब ये मेरे ख्याल में तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है। और क्योंकि ये जो गवर्नमेंट खड़ी है ये फॉर्म 47 पे खड़ी है। एग्जैक्टली। फॉर्म 47 के पीछे की जब तक फॉर्म 47 के मातहत और उससे बिल्कुल मुवाफिक फॉर्म 45 ना हो, फॉर्म 47 का कोई वजूद ही नहीं है इनमें, कानून में। तो सर आप जब सब जानते हैं क्यों फॉर्म 47 वालों के साथ खड़े हैं? लोग कहते हैं आवाम के साथ खड़े हों, फिर इनके साथ क्यों खड़े हैं? नहीं, वो फॉर्म 47 वालों के साथ इस वक्त खड़े हैं क्योंकि वो आना है अगर फैसले
इलेक्शन पिटिशंस के और इसके, जी जी और इनमें सब ये तबाह हो जाएंगे। ठीक। जिस दिन मियां नवाज शरीफ की फॉर्म 45 सामने आई और उस पे काट काट के 3 को 8 किया हो, 83 को 830 किया हो और 2 को 5 किया हो, 5 को 50,000 कर दिया। 528 किया हो, 28 और लिख के, वो ये तो शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं तो समझता हूं जब इलेक्शन कमीशन ने ये फॉर्म्स लगा दिए अपनी वेबसाइट पे, ठीक। उतारे क्यों? क्योंकि वो उनमें सब कुछ ये उनकी जो वेबसाइट पे फॉर्म्स लगे हैं उसमें इतना, ये नवाज शरीफ तो हारा हुआ है भाई डॉक्टर यास्मीन से कोई लाख वोटों से, मरियम नवाज शरीफ हारी है, ये शहबाज शरीफ हारा है, ये तो हारे हैं। लेकिन फॉर्म 53 इन्होंने गायब कर दिया, फॉर्म 47 पे खड़े हैं कि एक नतीजा, बस आखिरी नतीजा जो है, पहले पोलिंग स्टेशन वाइज काउंट नहीं है, वो फॉर्म 45 गायब कर दिया और एकदम ही नतीजा दे दिया जिसमें तो ये लाख अचानक वोट सर, ये एतजाज अहसन साहब, ये अचानक ये नतीजे रद्द-बदल भी हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं ट्रिब्यूनल्स में केसेस चले गए हैं, मरियम बीबी का इलेक्शन भी चैलेंज हो गया, मियां साहब का भी हो गया और पार्टी वाले भी खौफजदा हैं कि अक्सरियत भी ये कहती है कि वो शायद इलेक्शन नहीं जीते। तो ये जिस चीज़ें वाजे हो जाएंगी तो क्या आप लोग फिर भी इनके साथ खड़े रहेंगे, हुकूमत के साथ, कि कोई रद्द-बदल ना हो जाए? नहीं, जाहिर है फैसले किए जाएंगे और पार्टी करेगी इस पे फैसला। ये तो बड़ा अहम बात है। अगर नवाज शरीफ को कि ये और उसके बारे में ये फैसला आ जाए और नजर आता हो कि उसने बाय करप्ट मीन्स, बाय फैब्रिकेटिंग फॉर्म 47 वो उसने इलेक्शन जीता है, तो वो तो सब जाएंगे और एक नई सिचुएशन आएगी, इसमें सोचेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जी सर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन्होंने 2018 में भी यही किया था, 2013 में भी यही किया था और 2024 में भी यही किया। ये किया है कि इंतजामिया जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की के वहाँ एहलकार है, उन्होंने बड़े आराम से वो तो रुक गया था, बंद हो गया था जो सिग्नल सिस्टम था 2018 कहते थे 18 में RTS। अब ये जो इन्होंने सिंपल पहले भी यही किया है, ये किया है कि इन्होंने फॉर्म 45 सारे गायब किए हैं, फॉर्म 47 पे इन्होंने नतीजा दे दिया जो खुद ही बनाया हुआ है। ये पहले भी ये किया, 2013 में भी, 2018 में भी, 2024 में भी। इसका मतलब सर एक्सपर्ट लोग हैं, बड़ी अच्छी के लिए एक दफा, इमरान खान को जिताने के लिए एक दफा, ये नतीजा लेने के लिए ये एक्सपर्टीज है। मैं इसी पे मजीद सर छोटा सा मुझे वजह क्या है? जी सर, जी फरमाइएगा। जी फरमाइएगा। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हुए कि आप जो बैग है इलेक्शन का, उसको कोई कैंडिडेट खुलवा नहीं सकता जब तक वो पहले साबित न करे कि इसमें क्या कमी है। बिल्कुल, वोटर लिस्ट नहीं है, बताएगा वोटर लिस्ट नहीं है, वो दस्तखतों वाली अंगूठों वाली वो नहीं है जी, इसमें जी फॉर्म 45 नहीं है, इसमें जी ये पहले बताए। वो पहले कैसे बताए जब वो बैग सील्ड है? तो बैग कभी खुला ही नहीं, बैग कभी खुला नहीं। ये बैग कब खोलेंगे? इसीलिए सर आपने अभी रिसेंटली ये खबर सुनी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अफसरान को 3 जो है बुनियादी एजाजिये देने का फैसला किया है कि 3 बुनियादी तनख्वाहें दी जाएंगी। बड़ी उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, उन्होंने ये इलेक्शन करवाया, बहुत बड़ा मार्का था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहले तो हथकड़ी लगनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, फिर वो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत मर्तबा कह चुका हूँ। और मैं तो जो मुजरिम है इसमें बहुत बड़ा, जो जिसने 90 दिन के इलेक्शन खैबर में भी नहीं कराए, पंजाब में भी नहीं कराए, और नाजायज हुकूमतों को एक साल चलाया, बिल्कुल। फिर जिसने 90 दिन के इलेक्शन कौमी असेंबली के नहीं कराए, फिर जिसको सारे इख्तियारात
सारे इख्तियारात वो एग्जेक्टिव के वो मुर्तकज हो जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर में और इलेक्शन कमीशन में जब हुकूमत कोई असेंबली डिसॉल्व होती है। इसने वो अपना एक इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया कि इन्होंने इसके सामने से, इसके रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने से बंदे उठाए जा रहे। इसने मूव किया कि निशान ले लो एक पार्टी से। जो कुछ उसने किया इसने, आप कह रहे हैं इस पे इनको हथकड़ियां लगनी चाहिए। हरकतें की। आपको सर लग रहा है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जल्द रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, जल्द रिहा होने जा रहे हैं, और उसी तनाजुर में हम देख रहे हैं हुकूमत की जो है तलखियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उनके लबो लहजों में एक तरह का धमकी आमेज लबो लहजा हो गया। रिसेंटली मरियम बीबी ने जो है पंजाब काबीना का इजलास होता है सूबाई काबीना का, और उसमें कहा गया है कि खान साहब पे केसेस बनाए जाएं कि जेल में उन्होंने इश्ताल अंगेज बयानात दिए, एक लेटर लिख दिया गया इंटरनेशनल जरीदे को, तो उन पे केसेस बनाए जाएं। ये फैसला किया गया है, वहां से ही फैसले हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है जल्द चेयरमैन पीटीआई बाहर होंगे, सलाखों से बाहर होंगे, अमली सियासत पे कदम रखेंगे? मुझे ये तो पता नहीं कि कब वो बाहर आएगा, क्या उसका जरिया होगा, तरीका होगा। अदालतों में तो उसके खिलाफ कोई भी एक भी मुनासिब केस नहीं है। वही मैं अदालतों के फैसले के बारे में बात करी, वो फैसले आने वाले हैं जल्द अज जल्द। हाँ आएंगे, सब में बरी होगा वो, उसमें केस ही नहीं। अब ये जो इद्दत वाला है ये कोई केस है, साइफर वाला है कोई केस है। बिल्कुल। अब साइफर, अब मैं ये कह चुका हूँ बहुत दफा, मैं तो साइफर को कहता हूँ सिफर है। साइफर सिफर तोशा खाना में उसको अपने सफाई में बयान ही नहीं देने दिया, गवाह बयान ही नहीं देने दिया। साइफर केस में भी उसको सफाई को बयान ही नहीं, मुल्जिमों का बयान ही नहीं लिया अंडर सेक्शन 342, ना उनके गवाहों को, और सजा सुना दिए। तो ये केस तो बिल्कुल आउट हो जाए। रहा ये कि वो उसको कब वो रिहाई मिलती है ये मैं नहीं कह सकता। कुछ नहीं पता, पर ये मैं देखता हूँ कि ये जो है ना शरीफ खानदान, ये मरियम हो, ये नवाज शरीफ हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये उससे डरते बहुत है, खौफ बहुत है उनको। तकरीर में सिर्फ ही वो फितना 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 फितना, हाँ वो उसका ये बात, उसने ये इनको और कोई मौजू ही नहीं मिलता। और जितना उसको उस पर पाबंदियां लगाते हैं, अब काबीना ने फैसला किया कि और उस पर मुकदमात बनाए जाए, वो उसका और कद बढ़ जाता है। सही। वो 10 फुट और ऊंचा हो जाता है। ये एक इकदाम उसके खिलाफ लेते हैं, ये एक इकदाम बुशरा बीबी के खिलाफ लेते हैं। जी। उसको बनी गला ले जाते हैं, वो रहना चाहती है अडयाला, उसको ले जाते हैं, उस घर को रेक्विजिशन भी कर लेते हैं, जेल बना देते हैं। भाई किस तरह आप कर सकते हो? हर उल्टी चीज करते हैं ये। और फिर उसके जब उसका कद बढ़ता है तो वो और डरते हैं उससे। अच्छा, डरते हैं, वो बाहर निकले जाते हैं। तो ये जो बयानिया बनाया जाता है, वो जो एक जी एतजाज हसन साहब, सर ये जो बयानिया बनाया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती होगी, चौथी बार वजीर आजम बनना था, कोई कहता है बनना था, कोई कहता है नहीं बनना था, और फिर वो कह रहे हैं कि वो मजलूम है बिकॉज वो पीछे हो गए हैं शायद। आपको लग रहा है वो अमली सियासत से, PMLN की सियासत से, हालांकि अभी 28 मई को उनको सदर दोबारा बनाया जा रहा है पार्टी का, लेकिन आपको लग रहा है वो बाहर तो हो गए हैं? ऐसा कोई है आपके नजदीक ओपिनियन? इनका आलम ये है कि एक बंदा था, वो छोटा था कद का, वो एक उसकी झगड़ा हो गया लंबे कद और बड़े पहलवान से, वो छोटे ने उसको गिरा लिया पहलवान को, और उसके ऊपर बैठ गया और रोता जाए। लोगों ने कहा रोता क्या, तूने तो उसको पसपा कर दिया। कहता है ये उठेगा तो मुझे मारेगा। ये इनको ख्याल है कि ये जेल से निकलेगा तो हमें तबाह कर देगा। अब वो रोते हैं और उनके आसाब मफलूज हुए में, ये इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आप ऐसे मुल्कों से लेके आ रहे हैं, ये जो जिस तरह कुवैत है, जी वो कुवैत में तो कोई कानून ही नहीं है। अगर आपका झगड़ा हो गया उनसे तो वो अपना आपको कहेंगे कि ये आप हमारी बात माने, नहीं तो ये
1 लाख पाकिस्तानी आपका यहाँ हम घर यहाँ से भेज रहे हैं, बेदखल हो गया, ठीक, कोई कानून नहीं है जो उसको सही, बिल्कुल, अनइक्वल पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, अनइक्वल पार्टनर्स। और इस बारे में तो जिस अरब मुल्क से आप करेंगे वो आपके यरगमाल रखेगा, आपके वर्कर्स जो वहाँ हैं। इसका कुछ सोच लें, बगलें बजाने से पहले किस तरफ ले जा रहे हैं आप मुल्क को। ट्रू, और जी हमने कर कशकोल तोड़ दिया। कशकोल आपने कहा तो तोड़ा, कशकोल में तो सब कुछ आपने भरा है सर और कशकोल में भी तोड़ 100 दिया। छेद आ मुझे गए नहीं हैं। खबर आती कशकोल कैसे टूटा। बिल्कुल, SIFC बना था, कहा था कि जी। जी गेम चेंजर है, इन्हीं के बुजरा जो रह गए हैं वो कहते हैं गेम तो चेंज ही हो गई, चेंजर कहाँ से आएगा, कोई उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो आपको भी लग रहा है कि जो आवाम को कहा जाता है कि जी हम बाहर से जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब रोज ये कहानी बता रहे हैं कि इतना पैसा आ रहा है, लेकिन अमलन अभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुई किसी भी बड़े मुल्क से या दोस्त मुल्क से कि पाकिस्तान को इतने पैसे दिए जाएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये पाकिस्तान को तो नहीं दे रहे, ये देंगे किसी, खैर पाकिस्तान की किसी सरकारी कंपनी से ये मुआहदा कराएंगे, ठीक, तो वो आ जाएंगे पाकिस्तान में। अगर अगले 10 साल में 10 अरब रुपए यूएई से आ जाएं, बड़ी अच्छी बात है। कतर से आ जाएं, बड़ी अच्छी बात है। सही, पर हमारा बुनियादी मसला है जी जी, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं। ट्रू, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? एक आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो अनएक्सप्लॉइटेड है, वो कोहमाला है, वो पहाड़ है, वो टूरिस्ट है। टूरिज्म के अलावा आपके पास क्या है? जी जी सर मेरे पास एक किसी फॉरेन आखिरी, इन्वेस्टर को दे। जी जी, फॉरेन इन्वेस्टर की आप बात करें, मैं वेरी क्विकली, एक बड़ा आम सवाल रह गया था, फेडरल एक ऐसी कुछ ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, कुछ ऐसे बिल्स की तैयारी हो रही है कि आइन में ऐसी तरमीम की जाए कि आपने सुना होगा, शायद आपकी नज़र से गुजरा होगा कि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट हो, मरकज़ी सुप्रीम कोर्ट होगी, और जो सूबे हैं उनकी अपनी अपनी सूबाई सुप्रीम कोर्ट्स होंगी। कुछ ऐसी तजावीज़ आ रही है, और फिर प्लस एक तौहीन अदालत जो कानून है उसमें भी तब्दीली की जा रही है। तो आप समझ रहे हैं ये जो कानून साजी हो रही है, ये क्या वाकई मौसर होगी या काबिल अमल होगी क्या? नहीं, काबिल अमल क्या होना है, किस तरह काबिल अमल हो सकती है। पर ये आएंगे कवानीन जब, तो देखेंगे इनको गलत हुए तो बिल्कुल अपोज करेंगे और इनकी मुखालफत करेंगे। और इस तरह नहीं, अब तो 2/3 अक्सरियत नहीं है इस वक्त। जी जी, अगर इनको खवातीन की सीटें नहीं मिलती गवर्नमेंट को, और ये बहुत कंटेंशियस हो गया है मामला, जी जी, तो फिर तो इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, तो ये आइन में तब्दीलियां नहीं कर कर सके। सकें, ठीक, और वो इनके लिए फिर मुमकिन ही नहीं होगा कानून साजी ऐसी करना। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना कीमती टाइम दिया और अपने ज़बरदस्त तज्ज़िये से हमें आगाह किया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और बात फिर वहीं आके रुकती है कि मुल्क में अगर कानून की, आइन की अमलदारी होगी, जमहूरी माशरे इसी तरह से परवान चढ़ते हैं, लोगों को अगर बोलने का, आज़ादी इजहार राय का हक दिया जाएगा, तो फिर कौमें ज़्यादा तरक्की करती हैं। लेकिन यहाँ इसके बरक्स मामलात हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जो पाकिस्तानियों के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए हों, और आवाम की बात हमेशा की जाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।